हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता हिंदी की क्लासेस के अंतर्गत हमने जो लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी टोटल 60 क्लासेस हिंदी के अंतर्गत आ चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाके लगातार देख सकते हैं। एक सटीक सिलेबस के साथ आपको लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं। तो प्रवक्ता हिंदी का जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस था दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम ये सिलेबस को आपको करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं। तो इसमें हमने आधुनिक हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य पद्य और इतर गद्य विधाओं पर हमने चर्चा कर ली है कम्प्लीटली। और इससे पहले की जो हमारी क्लास रही है दोस्तों, वो दलित साहित्य पर आधारित रही है। तो आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, यहाँ पर यूनिट नंबर 6 भारतीय और एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। तो दोस्तों जो आपका प्रवक्ता का सिलेबस आने वाला है, उसको उसमें भी लगभग यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम चीज़ें सारी यही हैं। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल भी इसमें चेंज ना समझें और इसी के अकॉर्डिंग हमने तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। तो भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे काव्य लक्षण पर, और साथ ही काव्य प्रयोजन को भी इसके अंतर्गत हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लगातार आपको क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं और आपकी तैयारी को बिल्कुल मजबूती देने के लिए पूर्णतः प्रयास करते रहेंगे। इसलिए आप जो है नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के लक्षण एवं प्रयोजन ये क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि इसके परिचय की हम बात करते हैं कि हिंदी जो काव्य शास्त्र है उसके अंतर्गत काव्य के लक्षण और काव्य के प्रयोजन पर बात करें तो भारतीय काव्य शास्त्र भारतीय साहित्य की वह शाखा होती है दोस्तों, जिसमें काव्य के स्वरूप की बात होती है, उसके लक्षण की बात होती है, उसके तत्वों को जाना जाता है और उसके प्रयोजन को जाना जाता है, उसके आत्मा पर गहन विचार किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भारतीय साहित्य की एक शाखा के अंतर्गत आता है। यह पश्चिमी काव्य शास्त्र से थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर काव्य का मूल्यांकन उसके किसके आधार पर किया जाता है, कोई भी काव्य अच्छा है बुरा है या उसके अंतर्गत क्या चाहिए, तो उसके अंतर्गत जो भाव हैं, उसके रस हैं, या उसके अंदर जिस प्रकार के रस की अनुभूति हो रही है, उसके आधार पर इसका जो है मूल्यांकन किया जाता है, न कि उसके केवल सौंदर्य और संरचना के आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत मेनली आती हैं। अब बात करते हैं इसका जो है काव्य के लक्षण क्या क्या होने चाहिए। काव्य के लक्षण इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री। तो भारतीय आचार्यों ने काव्य के अनेक लक्षण बताए हैं। एक तो महामानवित वाणी को इन्होंने महत्व दिया है। महामानवित वाणी के अंतर्गत दोस्तों जहाँ शब्द और अर्थ का सुंदर सामंजस्य बना हो, तो उसको हम महामानवित वाणी के तौर पे जानते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से बोल रहा है, उनके शब्दों के उसके उच्चारण से या उसके बोलने की जो क्षमता है, यानी कि उसको अधिक लोग समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ आ रहा है। तो इसी सुंदर सामंजस्य बिठाने को ही हम कहते हैं महामानवित वाणी। ठीक है, शब्द का अर्थ जो बोला जा रहा है उसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो उसको महामानवित वाणी कहते हैं। बात करते हैं शब्दार्थ सौंदर्य की दोस्तों। शब्द और अर्थ दोनों का माधुर्य जो होता है वो काव्य की आत्मा के रूप में जानी जाती है। तो किसी भी शब्द अर्थ की जो माधुर्य है वो काव्य की आत्मा के रूप में होता है। इसके अलावा रसात्मकता इसके अंतर्गत होती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी काव्य का जो है रस जो है काव्य की आत्मा के रूप में जाना जाता है। इसको आचार्य अभिनव गुप्त ने कहा था कि जो रस होते हैं वो काव्य की आत्मा के रूप में जाने जा सकते हैं। इसके अलावा ध्वनि तत्व के रूप में अगर हम बात करें तो जब वाणी में ध्वनि के माध्यम से गूढ़ अर्थ प्राप्त होता है, यानी कि अगर कोई भी वाणी है उसमें अगर बोलने के आधार पर अगर
गूढ़ अर्थ प्राप्त होते हैं तो उसको हम ध्वनि तत्व के रूप में जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौंदर्य प्रतीति की बात करें तो काव्य का उद्देश्य सौंदर्य का अनुभव करना है। यानी काव्य के माध्यम से जो उसका काव्य का लक्ष्य है वो क्या है कि सौंदर्य को प्रस्तुत करना है। यानी कि जो बातें कही जा रही हैं वो सौंदर्यता के साथ प्रस्तुत हों और जिस व्यक्ति तक वो बातें पहुंच रही हैं वो उसी आधार पर पहुंचे जिस आधार पर हम उसको बोल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि हम किसी बात को कह रहे हैं, अगर हम किसी चीज़ पर खेद प्रकट कर रहे हैं तो जो व्यक्ति उसको सुन रहा है उसके मन में भी कहीं न कहीं उससे जो है दुःख प्रकट होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो है सौंदर्य प्रतीति कहलाता है और सौंदर्य की अनुभूति कहलाता है। इसके अलावा अभिव्यक्ति का कौशल की बात करें तो भावों को कलात्मक भाषा में व्यक्त करना अभिव्यक्ति का कौशल कहलाता है। इसके अलावा हृदय स्पर्शिता होनी चाहिए, ऐसा प्रभाव कि पाठक या श्रोता का मन प्रभावित हो जाए। ठीक है? तो ये जो है काव्य के सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति का कौशल भी होना चाहिए, कोई भी काव्य रचना हो रही तो उसमें अभिव्यक्ति कौशल होना चाहिए व्यक्ति के अंतर्गत। तो भाव में कलात्मकता होनी चाहिए भाषा को व्यक्त करने के लिए। हृदय स्पर्शिता तो ये आप समझ ही गए होंगे कि मन को प्रभावित करने वाले होने चाहिए। अब काव्य का प्रयोजन क्या है? यानी कि पर्पज ऑफ पोएट्री। भारतीय काव्य शास्त्र की बात करें तो दोस्तों काव्य का प्रयोजन केवल मनोरंजन के तौर पर नहीं जाना जाता है, क्योंकि भारतीय काव्य जो है शिक्षा, नैतिकता, सौंदर्य और आध्यात्मिक अनुभव को काव्य एक समावेश के तौर पे जाना जाता है। यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है दोस्तों? शिक्षा पर बल दिया जाता है, नैतिकता पर बल दिया जाता है, सौंदर्य पर बल दिया जाता है और साथ ही आध्यात्मिक अनुभव को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों पर्पज ऑफ पोएट्री, यानी कि काव्य का प्रयोजन इसके अंतर्गत गिना जाता है। तो श्रवण सुख जो है दोस्तों मनोरंजन के तौर पे काव्य का प्राथमिक प्रयोजन है हृदय को प्रसन्न करना। तो पहला लक्ष्य जो काव्य का होता है वो क्या है? वो भारतीय काव्य शास्त्र का मुख्य लक्षण है, यानी कि मुख्य लक्ष्य है वो क्या है दोस्तों? वो है काव्य का प्राथमिक प्रयोजन हृदय को प्रसन्न करना। यानी कि जो उस काव्य को सुन रहा है उसका हृदय प्रसन्न हो। इसके अलावा शिक्षा प्रदान करना, यानी कि काव्य की जो रचनाएं हैं उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की नीति, धर्म और जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है? तो ये हमारे काव्य शास्त्र का प्रयोजन होता है। ठीक है? काव्य के लक्षण और प्रयोजन की हमने बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम काव्य के प्रयोजन की बात कर रहे हैं कि पर्पज़ ऑफ पोएट्री क्या है? तो ये इसका मेन पर्पज़ है, एक तो हृदय को प्रसन्न करना और दूसरा शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा के अंतर्गत नीति शिक्षा, धर्म शिक्षा, जीवन मूल्य पर आधारित यहाँ पर शिक्षा होनी जरूरी है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत जो चेतना जागरण करना है, यानी कि समाज में भावात्मक और नैतिक स्वरूप को उत्पन्न उत्पन्न करना। यानी कि इसका जो मेन मकसद है, जो जिस समाज में इस काव्य को पढ़ा जाए उस समाज के अंतर्गत भावनात्मक विकास हो, यानी कि विचारधाराओं में परिवर्तन हो और साथ ही नैतिक जागरूकता उत्पन्न हो, यानी कि मोरल एजुकेशन लोगों को मिले इस काव्य के माध्यम से। तो एक चेतना का जागरण होगा और इस चेतना के माध्यम से जो है समाज में बहुत सारी कुरीतियों का अंत होगा। इसके अलावा आध्यात्मिक अनुभूति, तो रस के माध्यम से आत्मानुभूति कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि रस के माध्यम से आत्मानुभूति कराना भी इस जो है काव्य का प्रयोजन रहा है भारतीय काव्य शास्त्र का। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों मनुष्य को सौंदर्य देखने, अनुभव करने और रचने की प्रेरणा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। तो सौंदर्य बोध भी इस भारतीय काव्य शास्त्र का मुख्य उद्देश्य रहा है कि मनुष्य को सौंदर्य मिले और उसके अलावा अनुभव करने की क्षमता और रचने की प्रेरणा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख आचार्य उनके मत क्या क्या रहे हैं। जैसे आचार्य उनके मत सिद्धांत और काव्य के आत्मा के तौर पर उन्होंने क्या कार्य किया है, तो इस पर हम बात करते हैं। सर्वप्रथम बात करेंगे दोस्तों भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि।
इन्होंने रस सिद्धांत को महत्व दिया और इन्होंने काव्य की आत्मा के तौर पर रस को महत्व दिया है। इसके अलावा भामह जो रचनाकार हैं दोस्तों, आचार्य भामह, तो इन्होंने जो है इनके मत में जो मत और सिद्धांत शब्द गौरव सिद्धांत इनका है। इन्होंने अपनी भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत शब्द गौरव सिद्धांत को महत्व दिया है और इनके जो काव्य की जो आत्मा है दोस्तों वो शब्द सौंदर्य है। शब्द सौंदर्य इनकी काव्य की आत्मा है दोस्तों और इनका जो मत सिद्धांत है वो शब्द गौरव सिद्धांत है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों दंडी दोस्तों, जो आचार्य दंडी हैं इनका भी अर्थ गौरव सिद्धांत है और इन्होंने जो काव्य का आत्मा इनकी है वो है अर्थ सौंदर्य पर आधारित। ठीक है। इसके अलावा आचार्य वामन, इन्होंने रीति सिद्धांत, इनका सिद्धांत जो है रीति सिद्धांत पर आधारित है और इनकी जो काव्य की आत्मा है दोस्तों रीति और शैली पर आधारित इनकी काव्य की आत्मा यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा बात करें दोस्तों आनंदवर्धन जो हैं इनका जो सिद्धांत है वो ध्वनि सिद्धांत है और काव्य की आत्मा इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। इसके अलावा जो मम्मट ने दोस्तों ये समन्वयवादी रहे हैं। मम्मट जो है समन्वयवादी रहे हैं और इनकी जो है इन्होंने रस ही काव्य की आत्मा के तौर पर इन्होंने भी माना है। तो काव्य की आत्मा को अधिकांश लोग रस के रूप में मानते हैं दोस्तों, जो किसी व्यक्ति विशेष के यानी कि अर्थात श्रोता के मन में जो है एक विशेष प्रकार की अनुभूति प्रदान कर सके। तो ये काव्य की आत्मा के तौर पर इन लोगों ने माना है दोस्तों। तो अगर हम बात करें भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो कवि हैं वो आचार्य भरत मुनि, आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य मम्मट हैं और इनके जो मत सिद्धांत हैं दोस्तों भरत मुनि के रस सिद्धांत है, भामह का शब्द गौरव सिद्धांत रहा है। इसके अलावा दंडी जो है दोस्तों उनका अर्थ गौरव सिद्धांत रहा है। वामन दोस्तों इनका रीति सिद्धांत है। आचार्य आनंदवर्धन दोस्तों ये ध्वनि सिद्धांत पर आधारित हैं और इसके अलावा आचार्य मम्मट जो है ये जो सिद्धांत है इनका वो समन्वयवादी सिद्धांत माना गया है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है काव्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो दोस्तों बहुत आसान से क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। हालांकि आपने व्याख्यान पढ़ा है इसलिए आसान रहेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं अगर आप स्टडी करके नहीं जाते हैं। तो काव्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों, कवि से, कला से, कविता से या रस से। तो दोस्तों जो काव्य शब्द की उत्पत्ति हुई है वह है कवि से। किससे हुई है, कवि के द्वारा ही काव्य की रचना की जाती है, इसलिए काव्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, कवि से। अगर कवि नहीं होगा तो काव्य की रचना होना मुश्किल है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों भामह के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है। तो भामह के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है। ऑप्शन है रस प्रधानता, शब्द और अर्थ का सुंदर प्रयोजन, रीति की विशेषता या ध्वनि की प्रधानता। तो भामह के अनुसार जो काव्य का लक्षण है दोस्तों वह है शब्द और अर्थ का सुंदर संयोजन। शब्द और अर्थ का सुंदर संयोजन ही दोस्तों काव्य का लक्षण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वामन के अनुसार का आत्मा क्या है। तो जो काव्य की आत्मा है दोस्तों वामन के अनुसार क्या है। ऑप्शन है अलंकार, रस, रीति या गुण। तो वामन के अनुसार जो काव्य की रचना है दोस्तों वह है रीति। क्या है, रीति जो है इन्होंने काव्य की आत्मा के तौर पर मानी है दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। आनंदवर्धन ने काव्य की आत्मा किसे कहा है। तो आनंदवर्धन दोस्तों काव्य की आत्मा के तौर पर मानते हैं ध्वनि को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि सिद्धांत को दोस्तों आनंदवर्धन काव्य की आत्मा के तौर पर जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य की आत्मा क्या है। तो अभिनव गुप्त ने काव्य की आत्मा किसे माना है। ऑप्शन है रस, अलंकार, रीति या शब्द। तो अभिनव गुप्त के अनुसार जो काव्य की आत्मा है दोस्तों वह है रस है। क्या है, रस जो है दोस्तों काव्य की आत्मा के तौर पर जानी जाती है।
इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है? तर्क प्रदान करना या नीति शिक्षा और आनंद प्रदान करना या केवल मनोरंजन या केवल उपदेश? तो काव्य की जो मुख्य प्रयोजन है दोस्तों वो है नीति शिक्षा और आनंद प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य का मुख्य प्रयोजन क्या है दोस्तों? नीति शिक्षा और आनंद प्रदान करना काव्य काव्य का मुख्य प्रयोजन रहा है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, शब्दार्थों सहितो काव्यम यह सूत्र किस आचार्य का है? तो शब्दार्थों सहितो काव्यम दोस्तों ये सूत्र जो है वो भामा का सूत्र है। किनका सूत्र है दोस्तों? भामा का सूत्र है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण शब्दावली है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आगामी जो प्रवक्ता का एग्जाम होने वाला है दोस्तों वो थोड़ा क्रिटिकल रहेगा, ठीक है? उसमें आपको ऐसी कठिन शब्द समावेश वाले जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इनको आप नोट्स के तौर पर ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। या आप लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहिएगा जिसके आधार पर आप 2-3 दिन में इसको रिपीट करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए आप हफ़्ते 1-2 हफ़्ते में उसको फिर से जो है ज़रूर वीडियो को वॉच कर लीजिएगा जिससे आपका ये रिमाइंड होते ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये भामा की है शब्दार्थों सहितो काव्यम। तो ये सूत्र है और आचार्य भामा का ये सूत्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य के 3 मुख्य तत्व कौन से हैं? तो काव्य के मुख्य तत्व दोस्तों होते हैं कौन से? ऑप्शन दिया है शब्द अर्थ रस, रस छंद अलंकार, रीति रस गुण या शब्द अलंकार ध्वनि। तो काव्य के 3 मुख्य तत्व कौन से होते हैं दोस्तों? होते हैं शब्द अर्थ और रस। ये इसके मुख्य जो है तत्व के तौर पे जाने जाते हैं, शब्द अर्थ और रस, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य में रीति का संबंध किससे है? तो काव्य के अंतर्गत जो रीति का संबंध है दोस्तों वो है मेनली भाषा की संरचना से। किससे संबंधित है? भाषा की संरचना जो है काव्य में रीति से रिलेट करती है। तो जो भाषा है उसकी संरचना करना ही रीति का संबंध जो है भाषा की संरचना से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आनंददायक भाव, तर्कसंगत विचार, अलंकरण या वाक्य रचना। तो दोस्तों रस का मतलब ही आनंद है, ठीक है? जिस चीज़ को सुनने में आपको आनंद आ रहा है इसका मतलब आपके माइंड में भी किसी न किसी प्रकार के रस की अनुभूति हो रही है। तो रस का अर्थ होता है आनंददायक भाव व्यक्त करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, दंडी के अनुसार काव्य में कौन से 3 तत्व आवश्यक हैं? तो दोस्तों जो काव्य में 3 मुख्य तत्व आवश्यक हैं वो हैं गुण, अलंकार और रीति। लेकिन ये आचार्य दंडी के अनुसार हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें काव्य के जो मुख्य 3 तत्व आवश्यक क्या क्या हैं, वो हैं शब्द, अर्थ और रस। अगर आपसे पूछा जाए आचार्य दंडी के अनुसार कौन से 3 तत्व आवश्यक हैं, वो हैं दोस्तों गुण, अलंकार और रीति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य दंडी के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, रीति ही काव्य की आत्मा है यह मत किसका है? तो रीति ही काव्य की आत्मा है ये बात किसने कही थी दोस्तों? ऑप्शन है भामह, वामन, दंडी या मम्मट। तो दोस्तों रीति को ही काव्य की आत्मा जो कहा गया था वो वामन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, रस सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो रस सिद्धांत का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है दोस्तों वो हुआ है नाट्य शास्त्र के आधार पर। किसमें हुआ है? नाट्य शास्त्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो काव्य अलंकार ग्रंथ जो है इसके रचयिता हैं दोस्तों वो हैं भामह। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। भामह दोस्तों काव्य अलंकार ग्रंथ के रचयिता के तौर पे जाने जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, काव्य दर्श नामक ग्रंथ किस आचार्य ने लिखा है?
तो काव्यदर्श नामक जो ग्रंथ है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है भामह, दंडी, वामन या मम्मट। तो दोस्तों काव्यदर्श जो ग्रंथ है ये किसका है? यह है आचार्य दंडी का। ठीक है, तो आचार्य दंडी ने लिखा है काव्यदर्श नामक ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य में शब्द और अर्थ की सुंदरता किसके मत में प्रमुख है? तो अगर हम बात करें शब्द और अर्थ की सुंदरता को जिसने प्रस्तुत किया है वो किया गया है आचार्य भामा के द्वारा। तो भामा ने शब्द और अर्थ को महत्व दिया है काव्य के अंतर्गत, और इनको जो है काव्य की आत्मा के तौर पर इन्होंने माना है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, काव्य का परम प्रयोजन क्या है? तो हिंदी काव्य का जो परम प्रयोजन है दोस्तों क्या है? आत्मानुभूति और आनंद। बहुत आसान सा प्रश्न था, क्योंकि काव्य में जो है काव्य की रचना इसीलिए होती है कि व्यक्ति को जो है श्रोता को या पाठक को जो है क्या मिले? आत्मानुभूति और आनंद की अनुभूति हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य में ध्वनि ही आत्मा है, यह किस आचार्य का मत है? तो काव्य के अंतर्गत जो ध्वनि है वही ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, ये जो मत दिया है दोस्तों ये है आचार्य आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने दोस्तों काव्य में जो ध्वनि है यानी कि जो बोलचाल है हमारी उसको महत्व दिया है, और उसी को इन्होंने हिंदी काव्य के अंतर्गत उन्होंने माना है कि जो हमारी ध्वनि है वही जो है आत्मा है काव्य की। ये जो है आचार्य आनंदवर्धन का मत है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य में ध्वनि का अर्थ क्या है? तो काव्य के अंतर्गत जो ध्वनि है, ध्वनि का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका जो है अप्रत्यक्ष अर्थ के तौर पर जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य में जो ध्वनि का अर्थ है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष अर्थ है दोस्तों। ठीक है, तरंग ध्वनि तरंग भी नहीं है, शब्द का गूंजना भी नहीं है, शब्द का रूप भी नहीं है दोस्तों। अप्रत्यक्ष अर्थ के तौर पे ध्वनि यहाँ पे मानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, रस के बिना काव्य कैसा होता है? तो रस के बिना काव्य कैसा होता है? ऑप्शन है दोषयुक्त, नीरस, अधूरा या अलंकार रहित। अगर हम बात करें जिस काव्य के अंतर्गत रस ना हो तो दोस्तों उस काव्य को हम बोलते हैं नीरस। नीरस काव्य इसको बोला जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, काव्य के प्रयोजन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अगर हम बात करें काव्य के प्रयोजन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है तो ऑप्शन है लोकहित, शिक्षा, राजनीति और आनंद। तो काव्य के प्रयोजन में कौन सा तत्व शामिल नहीं है दोस्तों? वो नहीं है राजनीति। राजनीति काव्य के प्रयोजन में शामिल नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काव्य में गुण किसे कहते हैं? तो काव्य में गुण किसे कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है भाषा की मधुरता, स्पष्टता और सरलता। तो यही इसका काव्य का गुण है दोस्तों, क्योंकि काव्य की भाषा जो है मधुर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। तो ये काव्य का गुण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। छंद का सौंदर्य भी हो सकता है, रस की तीव्रता भी हो सकती है, अलंकार का प्रकार भी हो सकता है, लेकिन जो काव्य के अंतर्गत जो मुख्य गुण होने चाहिए दोस्तों, एक तो काव्य की भाषा जो है सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और मधुर होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस निष्पत्ति किन तत्वों के संयोग से होती है? तो रस की निष्पत्ति किन तत्वों के संयोग से होती है? तो वह है दोस्तों, रस के अंतर्गत आपके पास एक तो स्थायी भाव होना चाहिए, संचारी भाव और विभाव। तो रस के जो तत्व हैं वह हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। स्थायी भाव, संचारी भाव और विभाव, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बैठेगा। और अन्य ऑप्शन भी दोस्तों आपको एग्ज़ाम में अच्छे ही लगेंगे, ऐसा लगेगा कि अन्य भी हो सकते हैं, बट तैयारी जिसकी सटीक रहेगी, सिलेक्शन वही अभ्यर्थी ले पाएगा दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल सटीक तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन है, काव्य की वास्तविक आत्मा किसे कहा गया है? अगर हम काव्य की वास्तविक आत्मा जाने तो दोस्तों काव्य की वास्तविक आत्मा न तो अलंकार होती है, न ही रीति, न ही ध्वनि। काव्य की वास्तविक आत्मा है दोस्तों रस। आप अपने काव्य रचना के अंतर्गत
जितना आनंद भरेंगे, यानी कि उन शब्दों में जितना स्पष्टता रखेंगे, उसी प्रकार जो है व्यक्ति, यानी कि जो पढ़ने वाला होगा, जो श्रोता होगा, उसके अंदर का रसानुभूति होगी और काव्य उतना ही जो है प्रसिद्ध होता रहेगा। यह है दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश जो ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है मम्मट, भामह, वामन या दंडी। तो दोस्तों इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की होगी तो आप ज़रूर हमें जो है इसका कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देंगे कि काव्य प्रकाश नामक जो ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, किनके द्वारा इसकी रचना की गई है। ऑप्शन है मम्मट, भामह, वामन और आचार्य दंडी। तो ये सभी आचार्य मम्मट, आचार्य भामह, आचार्य वामन या आचार्य दंडी। तो जिन अभ्यर्थियों ने व्याख्यान क्लास हमारी अच्छे से पढ़ी होगी, वो इसको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाली हैं। जैसे ही प्रवक्ता का सिलेबस आउट होता है, तो हम फिर जो है इसको अपडेटेड फॉर्म में आपको एक क्लास कंटिन्यू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारे द्वारा जो क्लासेस और अपडेट्स जो भी आपको भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो भी अपडेट्स, डेट और वगैरह मिलती ही रहती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।